नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन में हम बात करेंगे अब तक की महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिस पर हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात लगातार बने हुए हैं। 4 दिन में गुजरात में 28 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि राहत और बचाव अभियान में लगातार सेना जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत बचाव कार्य की जानकारी ली है। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। गुजरात के 13 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो पिछले कई महीनों से अगर हम बात करें तो गुजरात में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है, लेकिन पिछले 4 दिनों में जो स्थिति हम देख पा रहे हैं उसमें 28 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और गुजरात के 13 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 अलग अलग ऑपरेशन में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, जिसमें माछिल में 2, तंगधार में 1 आतंकी को ढेर किया गया है। सेना का घुसपैठ विरोधी अभियान लगातार जारी है। जैसा कि आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो सूचना मिली थी, बताया जा रहा था कि कई आतंकवादियों के छिपे होने की खबर थी, जिसके चलते सेना का सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। ये बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। इसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक फिलहाल जारी है, जो कि आपको बता दें कि 11 बजे शुरू हो गई है। बैठक में हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों पर मंथन किया जा रहा है और आज बताया जा रहा है कि बीजेपी की लिस्ट भी जारी हो सकती है। आज शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, तो इस पर भी जिस तरीके से नजर पूरी बनी हुई है। हालांकि अभी 11 बजे आपको बता दें कि बीजेपी कोर ग्रुप कमेटी की बैठक फिलहाल चल रही है और देर शाम 6 बजे भी बैठक होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कोलकाता की। कोलकाता में बीजेपी कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कॉलेज स्क्वायर से लेकर के श्याम बाजार तक कांग्रेस ने रैली निकाली है। आपको बता दें कि धर्मतला में बीजेपी का सप्ताह भर का धरना है। कोलकाता कांड में सीबीआई की संदीप घोष से पूछताछ भी लगातार जारी है। संदीप घोष पर लगातार गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है और सीबीआई पूरे मामले को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसके बाद बात करेंगे छत्रपति संभाजी नगर की। देश भर में हिंदू महिलाओं पर अत्याचार का विरोध जारी है। कठोर कानून की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। छत्रपति संभाजी नगर में वकील संघ ने मोर्चा निकाला है और बड़ी संख्या में महिला वकील भी इसमें शामिल हुई है, क्योंकि देश भर में अगर हम बात करें जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, जिसके बाद अब हर किसी में रोष देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब स्थिति भी देश भर में काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। हर कोई अपने अपने स्तर पर आकर के विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहा है। और अब चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे गुजरात से। गुजरात में क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, बाढ़ बारिश को लेकर के किन इलाकों में रेड अलर्ट जारी है, इस पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ उत्कल ठाकुर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। उत्कल, गुजरात में अगर हम बात करें तो स्थिति काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 4 दिनों पर अगर हम नजर डालें तो 28 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आ चुकी है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि अभी वहां पर कई लोग और फंसे हुए हैं, जिनको बचाने का प्रयास जारी है। ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है? देखिए, अभी जो आंकड़ा आपने बताया कि 28 लोगों की मौत हो चुकी है, उसमें आंकड़ा बड़ा है। कल का आंकड़ा मिलाकर के ये आंकड़ा 35 तक पहुंचा है। गुजरात के बाढ़ का जो प्रकोप है वो पूरे गुजरात में 2 दिन तक रहा। अभी सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। वहां भारी बारिश की संभावना को देखते हुए आर्मी को भी डिप्लॉयड किया गया है। बाढ़ का परिस्थिति हालात ये है, ये आंकड़ा जानने से हमको उसकी भयावहता समझ में आएगी। बारिश जो है 158% ज्यादा हुई है। हर साल हर सीजन में जो बारिश होती है उससे 150 गुना ज्यादा, 150% बारिश इस समय में हो चुकी है। यानी गुजरात के समूचे गुजरात में, दक्षिण गुजरात ले लीजिए आप, मध्य गुजरात ले लीजिए आप, उत्तर गुजरात ले लीजिए या सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका ले लीजिए, पूरा गुजरात बाढ़ की चपेट में था और पूरा गुजरात इससे प्रभावित है।
कनिका जी। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि आंकड़ा भी फिलहाल अभी बढ़ गया है, 28 से अब ये आंकड़ा 35 तक पहुंच चुका है। और वहीं बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर एक आश्वासन की वहां पर बात कही है। मुख्यमंत्री से उन्होंने फोन पर बातचीत की है। क्या कुछ अब वहां पर बचाव कार्य को लेकर के किया जा रहा है? ये परिस्थिति इतनी भयावह है कि जामनगर, द्वारका और बड़ौदा जैसे शहर में तो ऐसी हालत है कि शहर की जगह समंदर बना हुआ है। बड़ौदा में विश्वामित्री नदी का पानी पूरे शहर में घुस आया है, यानी पूरा शहर ही एक नदी बन गया है, ऐसी स्थिति है। जामनगर में भी ऐसी हालात है, हम जहां देखे वहां पानी का प्रकोप है और समुद्र हमको दिखता है कि हर इलाके में पानी भरा हुआ है। लोग अभी भी छत पर रह रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ आर्मी को भी वहां डिप्लॉयड किया गया है। पूर की भयावहता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात करी और कहा है कि हर संभव प्रयास किया जाएगा, हर संभव मदद गुजरात को दी जाएगी। हो सकता है कि प्रधानमंत्री का हवाई दौरा भी सौराष्ट्र, कच्छ और मध्य गुजरात के बड़ौदा जैसे इलाकों में हो, तय किया जाए। कनिका जी। तो उत्कल जी, बस ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि फिलहाल अभी लोगों को कहां पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि देखिए रेस्क्यू लगातार जारी है, टीमें लगातार अपना काम कर रही हैं। कौन से ऐसे सुरक्षित स्थान हैं जहां पर उनको पहुंचाया जा रहा है? क्या हिदायत वहां पर दी जा रही है सरकार की ओर से? देखिए, अभी तक जो आंकड़ा है वहां 20,000 से ज्यादा लोगों को पूर से बचाया गया है। यानी जो पूर में फंसे हुए थे, जिनकी जान खतरे में थी, जिनको बचाना, जिनको वहां से निकालना एकदम आवश्यक था, ऐसे 20,000 लोगों को बचाया गया है और 50,000 से ज्यादा लोगों का स्थानांतरण किया गया है। यानी जी। जो इलाके, जो क्षेत्र पूर से ग्रस्त है, पानी के प्रकोप से वहां डूबे हुए हैं, उनको निकाल करके ऊंचाई वाले इलाकों में स्थित किया गया है। गवर्नमेंट ने वहां छावनियां बनाई है जहां फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। सामाजिक संस्थाएं भी काम में लगी है, लेकिन गुजरात सरकार ने पहले से ये भाप लिया था कि गुजरात में ये 5-7 दिन जो है वो पूर का प्रकोप रहेगा। इसलिए जो व्यवस्थाएं की गई थी एडवांस में, जो डिजास्टर मैनेजमेंट किया गया था, जी। उसमें मुझे लगता है कि गुजरात सरकार सफल होती दिख रही है। लेकिन इतना ज्यादा बारिश होने के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, इसकी भरपाई करने में थोड़ा समय लगेगा। जी, चलिए, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। और अब चलते सीधे छत्रपति संभाजी नगर की ओर, जहां देश भर में हिंदू महिलाओं पर अत्याचार को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कठोर कानून की मांग को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। छत्रपति संभाजी नगर में वकील संघ ने ये मोर्चा निकाला है, जिसमें बड़ी संख्या में महिला वकील भी शामिल हुई है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव। बाबूलाल, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, देश भर में तो हम देख रहे हैं किस तरीके से लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है, क्योंकि आए दिन इस तरीके की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार लगातार किया जा रहा है और ये मांग साफ तौर पर की जा रही है कि देश में महिलाओं के लिए एक कड़ा कानून यहां पर लाया जाए। फिलहाल क्या अपडेट? बाबूलाल, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। बाबूलाल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, भारी तादाद में यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। और हमारे साथ एक बार फिर हमारे संवाददाता बाबूलाल इस वक्त जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। चलिए, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। देखिए, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें किस तरीके से देश भर में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर के साफ तौर पर प्रदर्शन लगातार जारी है। चाहे हम अलग अलग राज्यों की ही क्यों ना बात कर ले, हर एक राज्य से इस तरीके की जो तस्वीरें, जो घटनाएं सामने आती हैं, उसके बाद देश भर में साफ तौर पर गुस्सा देखा जा रहा है। और ये वकीलों का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला, प्रोटेस्ट उनकी ओर से यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें भारी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता बाबूलाल एक बार फिर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए, देश भर में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर देश भर में अलग अलग तरह के आंदोलन चलाए जा रहे हैं। पक्ष विपक्ष भी अलग अपनी तरफ से राजनीति गरमाई हुई है। वहीं इसी बीच छत्रपति संभाजी नगर में वकील संघ के द्वारा एक प्रोटेस्ट मोर्चा निकाला गया है, जिसमें बड़ी संख्या में
वकील महिला भी उसमें शामिल थी और ये मांग की गई है कि इस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको तुरंत रोका जाए। ये छत्रपति संभाजी नगर के जिला सत्र न्यायालय के इस मोर्चे की शुरुआत हुई और गांधी चौक में इस बड़े मोर्चे का समापन हुआ, जहाँ पर वकील संघ के द्वारा ये बताया गया है कि इस तरह के अत्याचार से किस तरह से निपटा जाए, किस तरह से रणनीति बनाई जाए, इसके लिए भी लोगों को जागरूक किया गया है। तो आक्रोश वकीलों के अंदर भी कल देखा गया है, बड़ी संख्या में ये वकील जो है संघ मोर्चा निकाल कर अब महिलाओं के ऊपर अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, देश भर में हो रहे महिलाओं के अत्याचार पर कठोर कानून बनाकर इन अत्याचारों को रोका जाए, इस तरह की मांग वकील संघ के द्वारा की गई। बिल्कुल, हालांकि देश भर में इसको लेकर के प्रोटेस्ट तो बाबूलाल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वहां पर आपकी उन महिलाओं से बातचीत हो पाई है जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई, जो कि सब वकील हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल जो वकील थी उनसे भी हमारी बातचीत हुई और काफी गुस्से में, वकील महिलाएं भी काफी गुस्से में। आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे और अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, जो कि 11 बजे शुरू हुई है। बैठक में हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों पर मंथन हो रहा है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा, इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। हरिराम, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां साफ तौर पर शुरू हो गई हैं और आज 2 महत्वपूर्ण बैठकें हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या आज लिस्ट भी जारी हो सकती है और कौन कौन से वो नाम होंगे जो इस बार शामिल हो सकते हैं? जहां तक पहली बैठक का सवाल है, जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, जिसमें तमाम जो बीजेपी के प्रदेश के नेता हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सैनी, कुलदीप बिश्नोई, जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बडौली, इस तरीके के बड़े नेता जो है इस पूरी बैठक में भाग ले रहे हैं। और जो तमाम 90 की 90 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर कौन उम्मीदवार हो, उसको लेकर के एक विस्तृत चर्चा वहां पर हो रही है। कुछ उम्मीदवार टिकट काटे जा सकते हैं, उसके ऊपर जिन्हें खड़ा किया जाए, वहां कोई बगावत ना हो, इस तरह की तमाम चर्चाएं जो है इस बैठक में हो रही हैं। और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम को जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। उस बैठक में जो है इन सीटों पर मुहर लग जाए और आज रात या फिर कल सुबह बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बिल्कुल, वहीं अगर हम बात करें तो किन किन के नामों पर मुहर लग सकती है? क्या कोई नए चेहरे भी इस बार होने वाले हैं और किन का पत्ता कट सकता है? देखिए, एक बड़ी संख्या ये उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी इस चुनाव में जो मौजूदा विधायक और मंत्री हैं, उनमें कईयों के टिकट काटे जा सकते हैं और बीजेपी नए फेस के साथ जो है इस चुनाव में जा सकती है। उसी के अनुसार जो है कई चेहरे जो है इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात की जा रही है, वो हाल से विधायक हैं, लेकिन उनके लिए एक नई सीट लाडवा, कुरुक्षेत्र में एक विधानसभा है लाडवा, वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरीके से मोहनलाल बडौली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको गोहाना या फिर राय जो मौजूदा जगह पे वो विधायक हैं, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और गोहाना से योगेश्वर दत्त का नाम सामने आ रहा है कि वो वहां से लड़ सकते हैं। समालखा में जैसे एक नए उम्मीदवार करतार बढ़ाना जो है, उनके पुत्र हैं मनमोहन बढ़ाना, उनको उतारा जा सकता है। तो इस जेजेपी से आए हुए कई विधायक हैं, उनको टिकट दिया जा सकता है, जैसे कि रामकुमार गौतम जो नारनौल से चुनाव जीते थे पिछली बार, इस बार सफीदों से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसी सूचना है। और नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु जो कि पूर्व मंत्री और वित्त मंत्री थे, उनको जो है वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसी तरह तोशाम भिवानी की बात की जाए, जहां से किरण चौधरी चुनाव लड़ा करती थी, अब वो राज्यसभा सांसद हैं, तो उनकी जो बेटी है श्रुति चौधरी जो कि 2 बार सांसद भी रह चुकी हैं, उन्हें वहां से टिकट दिया जा सकता है। तो इसी तरह गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में नया चेहरे की बात हो रही है, स्वामी धर्मदेव की बात हो रही है, वहां से उनको टिकट दिया जा सकता है। और भी कई उम्मीदवार हैं जो वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं।
तो एक नए उम्मीदवार की वहां पर घोषणा हो सकती है। तमाम सीटें हैं जहां पर बीजेपी इस बार अपने उम्मीदवारों को बदल सकती है, ऐसी सूचना है। अब ये तो टिकट जब फाइनल होकर के आएगी, चुनाव समिति उस पे मुहर लगाएगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर में किसको कहां से टिकट दिया गया है। चलिए, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। सीधे जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां 2 अलग अलग ऑपरेशन में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। माचल में 2 और तंगधार में 1 आतंकी को ढेर किया गया है। सेना का घुसपैठ विरोधी अभियान लगातार जारी है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता रोहिल बशीर, इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहिल, क्या जानकारी फिलहाल अभी मिल पा रही है, चूंकि 3 आतंकवादियों को तो ढेर कर दिया गया है, क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है? देखिए कनिका, आज सुबह 2 बड़े ऑपरेशन जो है कश्मीर के कुपवारा के एलओसी पे जो वो ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाए गए, और इन 2 ऑपरेशन में अभी तक जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है, जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने 3 घुसपैठियों को मार गिराया गया है। और दरअसल पहला मामला जो है उत्तरी कश्मीर के कुपवारा के टंगधार सेक्टर में पेश आया, जहां पर एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है और वहां पर एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन था। तो वही दूसरा जो ऑपरेशन वो मच्छल सेक्टर में हुआ। मच्छल सेक्टर में भी एक बहुत बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है, जिसमें 2 आतंकवादियों को पूरी तरीके से ढेर कर दिया गया है। हालांकि आतंकियों के शव जो है वहां पर पूरी तरीके से बरामद कर लिए गए हैं। उनके कब्जे से भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं कनिका कि एक तरफ से विधानसभा की चुनाव की प्रक्रिया जो है पूरे जोरों से जम्मू कश्मीर में चल रही है, तो दूसरी जानब से एक बार फिर से ये आतंकियों की कायराना हरकत जो है वो वहां पर उत्तरी कश्मीर के इन सीमाओं पर सामने आई है, जहां पर आतंकवादियों की तरफ से घुसपैठ की कोशिश लगातार की जा रही है। क्योंकि अब आने वाले समय में मौसम जो है काफी ज्यादा खराब हो सकता है, बर्फबारी काफी ज्यादा होती है इन ऊपरी इलाकों में, तो इस वजह से आतंकवादी जो है वो लगातार घुसपैठ की कोशिश जो है इस महीने में अक्सर ज्यादा करते हैं। तो इस वजह से जितनी भी घुसपैठ की कोशिशें वहां पर हुई है, उनको भरपूर तरीके से भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त तरीके से जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि दोनों इलाकों में इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। एक तरफ से काफी ज्यादा बारिश जो इस वक्त कश्मीर घाटी में हो रही है, तो एलओसी इलाकों में काफी ज्यादा मौसम खराब है, और इस खराब मौसम के चलते वहां पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। क्योंकि आशंका ये भी जताई जा रही है कि 2 से लेकर 3 घुसपैठी इस इलाके में मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि पहले ही जानकारी मिली थी कि 3 से लेकर 4 घुसपैठियों का ग्रुप है और उसी के इस पार आने की कोशिश कर रहा है, जिनको पाकिस्तान आर्मी पूरी तरीके से वहां पर सुपांतर कर रही है, उनकी मदद कर रही है। तो इस वजह से आशंका यही है कि 3 से लेकर 4 और आतंकी इन 2 अलग अलग सीमावर्ती इलाकों में मौजूद हो सकते हैं, और उनको भी लगातार ढूंढ निकालने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन एलओसी के इन 2 इलाकों में तंगधार और मच्छल सेक्टर में लगातार जारी है। कनिका, बिल्कुल, तो फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो किस तरीके की स्थिति हम वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले कई महीनों से, जैसा कि हमने पहले भी अभी चर्चा की थी, कि वहां पर आतंकवादी घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही हैं, घुसपैठ की कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। हालांकि यहां पर अभी तो बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगी हुई है। क्या जानकारी है, कब तक ये ऑपरेशन यहाँ पर चलने वाला है, और कितने आतंकी और छिपे हो सकते हैं जो घुसपैठ की कोशिश करने की फिराक में है? देखिए कनिका, शायद हो सकता है कि आने वाले कुछ और घंटे जो है इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से समाप्त करने में लग सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से जैसे कि मैं कह रहा था कि एक तरफ से मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब है और सीमावर्ती इलाके काफ़ी ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पे होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर मौसम और ज़्यादा खराब होता है। इस वजह से शायद हो सकता है कि और समय जो है लंबा समय इस ऑपरेशन को लग सकता है, क्योंकि आशंका पहले से ही थी कि 3 से लेकर 4 आतंकियों का ग्रुप जो है वो टंगधार सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी जानब से 3 से लेकर 4 आतंकियों का ग्रुप जो है टंगधार के अलावा जो मच्छल सेक्टर है वहां पर भी जानकारी मिली थी। फिलहाल 2 जगहों पे जो 3 आतंकी मारे गए, 3 घुसपैठी मारे गए हैं, तो शायद हो सकता है अभी भी कुछ आतंकवादी जो है वहां पर मौजूद हो सकते हैं, कुछ और घुसपैठी जो है वहां पर मौजूद हो सकते हैं। इस वजह से इस ऑपरेशन में थोड़ा सा समय जो है वो लग सकता है। एक तरफ से मौसम भी खराब है, तो मौसम के चलते भी ऑपरेशन में कई ज्यादा दिक्कतें जो है सुरक्षा कर्मियों को आ रही है, तो शायद हो सकता है कि आने वाले और घंटे जो है इस ऑपरेशन में लग सकते हैं। फिलहाल ऑपरेशन जिस तरीके से बड़े पैमाने पर वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा जंगल घनी झाड़ियां वहां पर मौजूद है, तो उन सभी झाड़ियों, उन सभी जंगलों में जो इस वक्त ऑपरेशन जो है सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। शायद हो सकता है कि
कुछ और घंटे जो है इस ऑपरेशन को लग सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी आतंकवादी अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करने में कामयाब हुआ है तो उसको भी शायद ढूंढ निकाल कर न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। कनिका, चलिए बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं कोलकाता में बीजेपी कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर के प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। कॉलेज स्क्वायर से श्याम बाजार तक कांग्रेस ने रैली निकाली, तो वहीं धर्मतला में बीजेपी का सप्ताह भर का धरना फिलहाल जारी है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगी न्यूज रूम से मेरी सहयोगी संगीता झा इस वक्त जुड़ चुकी हैं। संगीता, कितने दिन बीत चुके हैं फिलहाल अभी तक, लेकिन सीबीआई भी हालांकि यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है, गहनता से पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन स्थिति जो फिलहाल हम देख पा रहे हैं सिर्फ कोलकाता ही नहीं देश भर में साफ तौर पर गुस्सा देखने को मिल रहा है और मांग सिर्फ एक है कि कड़ा कानून लाया जाए। जी कनिका, आप सही कह रही हैं कि कई दिन बीत चुके हैं लगातार जो है सीबीआई के हाथ में जब से ये केस दिया गया डॉक्टर बिटिया का, उसके बाद से देखिए सीबीआई भी लगातार जांच कर रही है और हर चीज़ को खंगालने की कोशिश कर रही है कि इसमें कई लोग हैं या नहीं है। जहां एक और देखिए सीबीआई ने कहा है कि जो संजय राय और संदीप घोष से जिस तरह से पूछताछ हुई, पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया गया, इसके बाद देखिए संदीप दत्ता का भी पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है, जो कि संजय राय का करीबी जा रहा है। आपने देखा होगा कि इसके पहले एक वीडियो आई थी जिसमें जो संदीप दत्ता हैं वो मीडिया के सवालों से भागते हुए नजर आए थे। उनसे जब सवाल करने के लिए मीडिया गई थी तो वो भागते हुए नजर आए थे, उन्होंने किसी तरह का कोई सवाल नहीं दिया। ये जो बार बार सवाल यही किया जा रहा था कि क्या संजय राय आपका करीबी था, आपको कुछ पता है, लेकिन इन सारे सवालों से वो भाग गए। भाग कर उन्होंने फिर जाकर वो सीबीआई ऑफिस में घुस जाते हैं जहां पर ये जांच पड़ताल चल रही है। जब उन्हें बुलाया गया था तो अभी देखिए उनका भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है, जिसको लेकर देखिए अब जो है सीबीआई यह कोशिश कर रही है कि इसमें जितने लोग हैं, क्योंकि देखिए एक वीडियो भी वायरल हुई थी 2 दिन पहले की ही बात है, जिस वीडियो में देखा जा रहा था कि जिस दिन ये घटना हुई थी डॉक्टर बिटिया के साथ, उसी दिन वहां पर कई और बाहरी लोग भी मौजूद थे, जो कि सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। तो ये सवाल उठ रहे थे कि ये सारे लोग अस्पताल में क्या कर रहे थे उस दिन। तो जो चीजें हैं वो हर कड़ी को देखिए सीबीआई जोड़कर देखना चाह रही है। लेकिन वही देखिए जहां हमने देखा कि पिछले 2 दिनों से जो है बंगाल जो है वो एक तरह से रण क्षेत्र बना हुआ है। पहले देखिए किस तरह से 27 अगस्त के दिन जो छात्र समाज द्वारा जब नवान्न घेराव का अभियान चलाया गया था, जिस दौरान हमने देखा कि किस तरह से छात्रों के ऊपर पुलिस ने लाठियां भाजी, उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की गई। नवान्न तक तो उन्हें नहीं पहुंचने दिया गया, कई छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया। जहां देखिए आरोप यह भी लग रहे थे कि छात्रों ने भी पुलिस पर हमला किया, पत्थर बरसाए। लेकिन वहीं इसी के विरोध में देखिए जिस तरह से छात्रों को गिरफ्तार किया गया था, इसी के विरोध में कल बीजेपी ने भी बंद का आह्वान किया था। 12 घंटे जो है बंगाल बंद का आह्वान किया गया था, जहां एक और हमने देखा कि लगातार जो है पूरे जो है बंगाल में जगह जगह बीजेपी आंदोलन कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। लगभग देखिए 49 रेलवे स्टेशन में अवरोध किया गया। 49 रेलवे स्टेशन बिल्कुल संगीता, विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है दोनों तरफ से ही। अगर हम बात कर लें, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, अपने अपने स्तर पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कई दिन अभी तक बीत चुके हैं। सीबीआई पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है। देखना होगा पूरे मामले में आगे क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर एक अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।